गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल विनर्स का संडे वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें से 4 क्वेश्चन मेरी खाली 3 क्लासेस में ही आई थी। तो अगर आप लोग सारी क्लासेस कर लेते हो, बीच बीच में गैप हो रहा है क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैं भी पढ़ती हूँ, खुद के लिए भी प्रिपरेशन करती हूँ, तो थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है। लेकिन हाँ, 15 मार्च के पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम 3rd चैप्टर पढ़ते हैं। और जो हाँ, एक बात और कि मैं कुछ स्किप नहीं करती, स्किप वही करती हूँ जो एक कहानी के रूप में होता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं मतलब इंसिस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग उसको रट लो तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखो, व्यावसायिक पर्यावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिन पर कम से कम अल्पकाल में व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे व्यावसायिक पर्यावरण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण होता है। देखो, व्यावसायिक पर्यावरण क्या, व्यवसाय मतलब क्या होता है कि जो हम विभिन्न तरह के उत्पादन करते हैं, फिर उनका विक्रय करते हैं, है ना। जितने भी मतलब कि जो वित्त संबंधी जो व्यवसाय होते हैं उनको जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि पूंजी प्रभावित करेगी, श्रम प्रभावित करेगा। श्रम कैसा होता है, मानवीय होता है, तो मानव प्रभावित करेगा। मानव किससे जुड़ा, तो समाज से, तो समाज प्रभावित करेगा। राजनीति भी प्रभावित करती है ना, नेता नपाड़ी लोग जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति तो प्रभावित करेगी। तो मतलब जितनी चीज़ें आप उस व्यवसाय को प्रभावित करेगी और जो व्यवसाय के चारों तरफ उनसे जुड़े हुए होंगे, वो सभी घटक मिलकर क्या निर्माण करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, कुछ जो पर्यावरण होते हैं उनमें से कुछ तो अवसरों का सृजन करते हैं, यानी कि व्यवसाय के लिए प्रगति का मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं, व्यवसाय के लिए हानिकारक होते हैं। परिवेश पर उद्यमी का नियंत्रण नहीं होता, किंतु परिवेश उद्यमी को नियंत्रण करता है। परिवेश यानी वातावरण, यानी कि जो वातावरण होता है वह उद्यमी क्या होता है कि जो उद्यम करने वाला, तो जो उद्योगपति होता है, तो जो वातावरण है वह उद्यमी को नियंत्रण, वातावरण पर उद्यमी का नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि वह मानव मात्र है, बल्कि जो पर्यावरण है वह मानव को यानी उद्यमी को नियंत्रित करता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब पूछा जाए क्वेश्चन कि व्यावसायिक पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो 2। एक आंतरिक पर्यावरण होता है, एक बाह्य पर्यावरण। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे, घटक पूछे जाएंगे, और बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे, क्या नहीं। बाह्य पर्यावरण में भी 2 टाइप हो गए, एक सूक्ष्म या फिर व्यष्टि, एक समष्टि यानी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इसका व्यापक रूप होता है और ये इसका रूप छोटा होता है। ठीक है, आंतरिक पर्यावरण में पढ़ते हैं क्या क्या आते हैं। आंतरिक पर्यावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आंतरिक पर्यावरण। ये घटक प्रायः व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, तो व्यवसाय के उद्देश्य व्यवसाय के नियंत्रण में ही होंगे, क्योंकि हम व्यवसाय वही उद्देश्य निर्धारित करेगा, मतलब वही उद्देश्य होगा जो व्यवसाय चाहेगा। ठीक है, उत्पादन क्षमता व्यवसाय चाहेगा या फिर व्यवसाय से जुड़े लोग जितनी उत्पादन क्षमता मतलब उत्पादन करना चाहेंगे उतनी ही क्षमता वो लोग निर्धारित करेंगे। प्रबंध, सूचना प्रणाली, संचरण मंडल की रचना, संगठनात्मक ढांचा, मानवीय संसाधन की विशेषता क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से वो नियुक्ति करेंगे लोगों की। व्यवसाय की जो नीतियाँ वो खुद से बनाएंगे। उत्पादन प्रणाली, प्रबंध में भागीदारी, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, यानी ये सभी आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं और इन पर व्यवसाय का नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, बाह्य पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय के बाहरी पर्यावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो उस व्यवसाय के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि इन घटकों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनके साथ किसी विशेष कंपनी का गहरा संबंध होता है। ठीक है, रुको मैं आगे बताती हूँ। देखो, जो बाहरी पर्यावरण होता है ना, वह मूल रूप से मतलब कि ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, व्यवसाय को, क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छे से नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, सूक्ष्म या व्यष्टि। अब बाहरी पर्यावरण के 2 रूप है, एक तो सूक्ष्म और एक समष्टि। तो पहले सूक्ष्म को देखते हैं। सूक्ष्म पर्यावरण का अभिप्राय ऐसे वातावरण से है जिनके अंतर्गत उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के नज़दीकी संबंधी होते हैं, यानी कि जो व्यवसाय से बहुत आसपास के नज़दीकी संबंधी क्लोज होते हैं, है ना। तथा ये घटक प्रति व्यवसाय इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। देखो, ग्राहक पूछा जाए, ग्राहक कैसा है, तो कैसा इकाई है, कैसा घटक है, तो व्यवसायिक पर्यावरण का बाहरी घटक है। पूर्तिकर्ता बाहरी घटक है, प्रतियोगी बाहरी घटक है, जनता, विपणन, ये सभी क्या है, बाहरी घटक हैं, वो भी बाहरी घटक में सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण। समष्टि में कौन कौन आते हैं,
तो व्यवसाय के साथ जिनका संबंध होता है, दूर का संबंध होता है, और ये एक ही समय पर लगभग, देखो जो सूक्ष्म था पास, व्यवसाय के पास के संबंधी होते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग घटक प्रभावित करते हैं। लेकिन जो समष्टि पर्यावरण है वह व्यवसाय से दूर का संबंधी होता है, लेकिन एक ही समय पर सभी व्यावसायिक इकाइयाँ या सभी घटक इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, राजनैतिक पर्यावरण एवं विधिक पर्यावरण। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए? बाहरी पर्यावरण, बाहरी व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यष्टि यानी कि व्यापक। ठीक है, व्यापक पर्यावरण के उदाहरण है। वैसे निबंध भी लिखने को आता है कि पर्यावरण से समझाइए, तो पर्यावरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जैव विविधता क्या है, कि पेड़ पौधे कितने हैं कि नहीं है, है ना। ये सारे आर्थिक पर्यावरण भी होता है कि हमारे वित्तीय अर्थव्यवस्था के आसपास जो चल रहा है वो पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति, ये सारे भी पर्यावरण के अंतर्गत, मतलब हर पर्यावरण होता क्या है कि हमारे आसपास जो घटनाएं चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो कभी निबंध भी लिखो तो आप इन सभी को जब ऐड करोगे, इन सभी को, तो आप बहुत डाइवर्स कर लोगे अपने निबंध को और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। MPPSC मेंस के लिए भी मैं बताऊंगी जब मैं मेंस करने लगूंगी खुद भी, अभी अप्रैल में, मतलब मार्च में पेपर के बाद पटवारी के, तो आप लोगों को मेंस में भी मैं हेल्प करूंगी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि आर्थिक पर्यावरण क्या है। तो अर्थव्यवस्था यानी कि मुद्रा से या फिर धन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आर्थिक पर्यावरण के अंदर आएंगी। इनको आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा अगर ऑप्शन में आया भी तो। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण में कि जो मानव से जुड़ा हो, मानव की मृत्यु होती है, मानव का जन्म होता है, मानव ही रीति रिवाज से संबंधित होते हैं, तो मानव से जुड़े जितने भी फैक्ट, जितने भी घटक होंगे वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। देख लेते हैं, रीति रिवाज हो गया, मूल्य हो गया, उपभोग की आदतें, उपभोग कौन करता है, कंजप्शन कौन करता है, मानव ही तो करता है। श्रम शक्ति, श्रम शक्ति किससे बनती है, मानव से, तो मतलब मानव से जुड़े हुए जितने घटक होंगे वो मानवीय पर्यावरण के घटक होंगे। देन प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी नवीन यानी कि जो वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी जितनी शक्तियाँ होती हैं, घटक होते हैं, वह प्रौद्योगिकी में यानी तकनीकी आ जाता है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, है ना। राजनीतिक पर्यावरण में तो देश में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसी राजनीतिक परिस्थितियां। अब जैसे जो टाटा हैं, जो अंबानी हैं, इन सब का मोदी जी से रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं खराब भी हो सकता है। तो इस रिलेशन की वजह से, राजनीतिज्ञों के साथ रिलेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये मतलब व्यावसायिक पर्यावरण में इफेक्ट पड़ता है ना, तो व्यवसाय में इफेक्ट पड़ता है। तो राजनीतिक पर्यावरण के घटक हो गए ये सब। फिर उसके बाद विधिक पर्यावरण यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाए जाते हैं, तो उनका भी व्यवसाय पर कहीं ना कहीं नियम क्या होता है, नियमों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो वो विधिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है ये हैं रटने वाली चीज़ें और काम की चीज़ें। ठीक है, ये आपको एकदम रट लेना है, और ये ना केवल प्रबंधन के लिए बल्कि आपको नॉर्मल विविध के जीके के लिए या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने ऐसे डबल टिक किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम बहुत बार पूछा गया है, 1948 में लागू किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमेशा इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, तो 1986 में। बाकी आपको ये सारे भी याद रखना है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ सबको। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। फिर से पढ़ते हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एवं आयात निर्यात अधिनियम, ये 1947 का है। कारखाना अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट 1948, औद्योगिक अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं नियामक अधिनियम 1951, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट 1986, क्षतिपूर्ति अधिनियम 2002 इंपॉर्टेंट है, और कंपनी अधिनियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2013। तो इस तरीके से आपको ये वाले जो फैक्ट है वो एकदम रट लेने हैं। ठीक है, अब देखो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण में बहुत जटिलताएं होती हैं, क्योंकि जो घटक हैं जितने भी पर्यावरण के जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर प्रभावित करते हैं। तो यह समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से इन समस्याओं से हम, ये जो प्रभाव हमें नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करते हैं व्यवसाय को, तो कैसे निपटा जाए। तो इसलिए जटिलता बहुत होती है। गतिशीलता, तो ठीक है व्यावसायिक पर्यावरण में गतिशीलता होगी कि मतलब कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे सामाजिक में, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, दीर्घ प्रभाव यानी कि जो पर्यावरण का प्रभाव होता है वह दीर्घ पड़ता है। विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, बाकी चीज़ें हम आगे समझते हैं।
तो देखो जटिलता, जैसे कि मैंने बताया कि वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है और सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इससे व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वतंत्र रूप से मतलब पहचाना नहीं जा सकता है कि कौन सा घटक अभी हमें प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से जटिलता बढ़ती है। फिर गतिशीलता से क्या ऐसे है, वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण होता है, इन घटकों में से किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है, तो इस वजह से भी मतलब गतिशीलता पाई जाती है। प्रभाव भिन्नता क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, मत ही पढ़ो, दीर्घ प्रभाव पढ़ लो कि हाँ मतलब कि ये पूछा जा सकता है कि जो व्यावसायिक पर्यावरण का व्यवसाय पर दीर्घ प्रभाव पड़ता है कि लघु, तो दीर्घ प्रभाव पड़ता है। ठीक है। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियां समाहित होती हैं। पूछा जाएगा व्यावसायिक पर्यावरण में किस तरह की शक्तियां समाहित होती हैं, केवल विशिष्ट, केवल साधारण या उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट शक्तियां भी और साधारण दोनों शक्तियां समाहित होती हैं। विशिष्ट शक्तियां जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता, यानी विशिष्ट शक्तियां में वो आ जाएंगी जो मानव है। ग्राहक एक मानव होता है, निवेशक यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है पूंजी का, वो भी अपने आप में मानव ही होता है अपने आप में। क्या, प्रतियोगी यानी कि जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वो भी मानव होते हैं, आपूर्तिकर्ता भी मानव होता है। ठीक है। तुलनात्मकता और अनिश्चितता होती है व्यावसायिक पर्यावरण में, गत्यात्मक होता है, तुलनात्मकता होता है। अब देखो व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है, तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन में व्यवसाय को कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा नहीं। देखो व्यावसायिक पर्यावरण के हम जब व्यावसायिक वातावरण या फिर पर्यावरण का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सामने वाली जो भी समस्या है या फिर जो भी पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं वह हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। एक मिनट। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से व्यवसायिकों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसका व्यवसाय वातावरण का सामने करने में, जब देखो हम अपने आप को तभी आंक पाते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। हमारे सामने सपोज करो कि 15 मार्च से पेपर होना है, लेकिन अभी अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए और बोल दिया जाए कि नहीं भैया 5 मार्च से ही पेपर है, तब हम अपनी क्षमता को जानेंगे, तब हम 5 दिन में मतलब 15 दिन के बराबर पढ़ाई कर लेते हैं। तब हमको पता चलता है अच्छा ऐसा भी है, 1 घंटे के जो यूनिट है जो हम 1 घंटे में कर सकते हैं तो वो तो हम 10 मिनट में निपटा दिए। तो मतलब जब कोई समस्या आती है तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं। ठीक है। तो यह सामना करने में यह पता चलता है कि कितना सुदृढ़ है या फिर कमज़ोर है। ठीक है। फिर व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से वातावरण में संपूर्ण प्रभाव को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात ये पढ़ने लायक नहीं है, ऐसे ही पैराग्राफ कहानी के रूप में दे दिया है, जो पढ़ने लायक रहता है मैं बताती जाऊंगी। ठीक है। अब देखो जो 1991 का आर्थिक सुधार एवं आर्थिक नीति, अभी जो आबकारी का मेरा भी पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि 1991 के बाद से क्या मतलब किस चीज़ में, अर्थव्यवस्था में किस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। 4 ऑप्शन थे, कृषि था, उद्योग था, उत्पादन था और एक और था संपत्ति था, एसेट। ठीक है। मैंने उत्पादन लगा के आया और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मैं समझ पाई कि ये उत्पादन मैंने सही लगाया था। वो कैसे आगे बताती हूँ। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। फैक्ट है, याद रखना, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो ये इकोनॉमिक्स के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि नई आर्थिक नीति भारत सरकार द्वारा कब घोषित की गई, तो 24 जुलाई 1991 में। 1991 से भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख सुधार, तो नई औद्योगिक नीति लाई गई, व्यापार नीति को भी नया किया गया, नई राजकोषीय नीति भी लाई गई, नई मौद्रिक नीति, नई निवेश नीति, नई पूंजी बाजार सुधार तथा अनुदान एवं मूल्य नियंत्रण। तो ये सभी परिवर्तन किए गए कब, 1991 के जो भारत सरकार की नई आर्थिक नीति थी उसके दौरान। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सरकार की उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय एवं उद्योग के कार्य संचालन पर निश्चित प्रभाव पड़ा है, जो इस रूप से है। उत्पादन में वृद्धि, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हमने उदारीकरण का मतलब ये होता है कि हमने पहले ऐसा था कि आयात नहीं होता था और निर्यात भी नहीं होता था, लेकिन हमने अब सोचा कि अब जो खुली बंद अर्थव्यवस्था है उसको हम परिवर्तित करें खुली अर्थव्यवस्था में। तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने की सोचने लगे और कुछ जो वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए आयात करने के लिए सोचने लगे। जब हम निर्यात करेंगे, उदारीकरण की अवधारणा को जब अपनाएंगे और उसके लिए निर्यात करेंगे तो हमें प्रोडक्शन में बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर हम गेहूँ का निर्यात करना है तो अगर गेहूँ अभी सिर्फ 500 कुंटल हो रहा है लेकिन निर्यात करना है 500, तो इंडिया नहीं खा जाएंगे, 500 और हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब तो निर्यात करेंगे ना। तो मैंने वो दिमाग लगाया था तो मेरा सही था, उत्पादन में वृद्धि हुई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है। निजीकरण और वैश्वीकरण, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। देखो
24 जुलाई 1991 को आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की घोषणा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। पूछा जाएगा कि जब नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इससे एक और क्वेश्चन यही सेम आया था कि भारत के वित्त व्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन में थे पीवी नरसिम्हा राव, और मेरा सही भी था, क्योंकि नो डाउट जब नई आर्थिक नीति लाई गई तो प्रधानमंत्री के उसमें ही लाई गई थी। अगर ये चाहते तो नहीं मतलब पास होता, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अब उदारीकरण क्या होता है आप सबको पता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो अपनी भारत है, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित प्रणाली की अर्थव्यवस्था अपनाया है? किसने? भारत ने, है ना, मिश्रित है, मिश्रित। उदारीकरण के अंतर्गत किसमें सुधार किया गया? तो औद्योगिक सुधार किया गया, वित्तीय सुधार, कर सुधार, विदेशी विनिमय सुधार एवं व्यापार नीति सुधार। देखो फिर निजीकरण क्या होता है? तो निजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व में निजी क्षेत्र को सहभागिता प्रदान। अगर कोई जैसे निजी सरकारी कंपनी है, भेल जैसे मान लो सरकारी कंपनी है, तो उसमें अगर 80% सरकार का रोल है अभी, मतलब कि भेल के 80% काम, वित्तीय व्यवस्था या फिर जो भी काम है सरकार द्वारा की जाती है, तो निजीकरण का मतलब क्या है कि 80 से थोड़ा सा और ज़्यादा दे दो, निजी को दे दो। मतलब कि अब 60% निजीकरण करने लगा और 40% ही रह गया सरकार का काम। तो मतलब धीरे धीरे जो निजी कंपनियां हैं उनको मतलब बढ़ावा दिया जाने लगा, उनको अब प्रतिभागी बनाने जाने लगा अपना, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध विनिवेश की नीति अपनाई गई तथा घाटे में चल रही रुग्ण इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया गया। विनिवेश क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ही विनिवेश कहलाता है। कि सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सौंप दो, किसको सौंप दो? प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो। तो जितनी ही ज़्यादा ये हस्तांतरण होता रहता है उसे क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। सरकार की हिस्सेदारी कम होती जाती है। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं का एकजुट हो जाना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। इसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। देखो हाँ, ये विमुद्रीकरण, तो विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जब सरकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है या फिर प्रचलित मुद्रा को बंद कर देती है, हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को, याद होगा जब एटीएम के बाहर हमें खड़े रहना पड़ता था। तब मैं हॉस्टल में रहती थी प्रयागराज इलाहाबाद में, और मेरा आई थिंक फर्स्ट ईयर था, वो 2016 नहीं सेकेंड ईयर था। तो उस टाइम पे मतलब हुआ था ये डीमोनेटाइजेशन। अचानक से सुबह पता चला अरे ऐसा हो गया रात में। तो विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जब सरकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की चलन से बाहर घोषित कर देती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 500 रुपये है और वह जब पैसे चलन से बाहर हो गए, यानी कि वो चलेंगे नहीं, तो वो एक तरीके से सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है। देखो देश में पहली बार विमुद्रीकरण कब लागू किया गया? 1946 में। दूसरी बार मतलब अभी तक कितनी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ? 3 बार। फर्स्ट टाइम हुआ 1946 में, यानी जब हम आज़ाद हुए उसके जस्ट 1 साल पहले। सेकेंड टाइम हुआ 1978 में, और थर्ड टाइम हुआ वेरी इंपॉर्टेंट 8 नवंबर 2016। ये डेट अब इतिहास बन जाएगा कुछ दिनों बाद, है ना, बन ही गया है, इतिहास ही हो गया है, अब इतिहास कायम हो गया है। तो लगभग 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ। पहली बार कब हुआ और अभी आखिरी बार कब हुआ, ये याद रखना। अब देखो जो डीमोनेटाइजेशन या फिर विमुद्रीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंशिक विमुद्रीकरण और एक पूर्ण विमुद्रीकरण। ये भी पूछा जा सकता है, पूछने वाला कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि जो भारत में अभी तक जितने भी डीमोनेटाइजेशन हुए हैं, या फिर 8 नवंबर 2016 जो अभी तीसरी बार हुआ था, वो पूर्ण विमुद्रीकरण था कि आंशिक विमुद्रीकरण? तो वो होगा आंशिक। आंशिक में क्या होता है कि जब प्रचलित सभी मुद्राओं में कुछ नोट अथवा सिक्कों को ही चलन के बाहर किया जाता है, तो आंशिक। और पूर्ण विमुद्रीकरण में क्या होता है कि सभी मुद्राओं को एकदम से, मतलब सभी मुद्रा बाहर कर दिए जाते हैं प्रचलन से, तो वह पूर्ण विमुद्रीकरण होता है। विमुद्रीकरण के प्रभाव क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा याद कर लेना। विमुद्रीकरण के प्रभाव ब्याज दरों पर और मुद्रा पर क्या होता है? तो देखो बैंक जमाओं में वृद्धि होती है। जब विमुद्रीकरण होता है तो बैंक जमाओं में वृद्धि होती है, बचतों में वृद्धि होती है,
निजी संपत्ति में कमी होती है, क्योंकि जब हमारे पास कोई पैसा है, निजी संपत्ति है और वो प्रचलन से बाहर हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो कमी होती है, ठीक है। क्योंकि विमुद्रीकरण नोट लौटाए भी नहीं जा सकते, है ना। फिर सार्वजनिक क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये याद रखना कि विमुद्रीकरण का सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भूमि भवन मूल्यों में कमी आएगी। कर संग्रह में क्या होगा, बढ़ते प्रकटन के कारण आय कर संग्रह में वृद्धि होती है। फिर ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं था, पर जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है ना। एक दो चैप्टर बीच के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बताए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, जो पैराग्राफ थे उसको मैं स्किप करती गई हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चंस करते हैं कि नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 1991, डेट याद रखना 24 जुलाई। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है, तो सफल रही है। जब उदारीकरण को हमने अपनाया तो बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारा निर्यात हुआ और हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति जोरों शोरों से हुई, तो भारत में उदारीकरण की नीति सफल मानी जाती है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या है, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण, ठीक है। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो परिवार। देखो अर्थव्यवस्था तो आर्थिक वातावरण से हो गया, उपभोक्ता आर्थिक वातावरण, देश का संविधान राजनीतिक वातावरण। लेकिन जो परिवार किससे बनता है, इंसान से, मानव से बनता है ना। तो परिवार की संरचना किस में आएगा, सामाजिक वातावरण में आएगा। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, तो आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, यानी कि सभी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो सभी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो तुलनात्मकता है, कर्मचारी है, अनिवार्यता। शहरीकरण व्यावसायिक पर्यावरण का विशेषता नहीं है, बल्कि ये किसका है, मतलब हाँ ये नहीं है ना। फिर कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, तो सभी। पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तन का सामना करना, तो ये सभी व्यावसायिक पर्यावरण के सर्वश्रेष्ठ द्योतक हैं। कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का, एक मिनट, उदाहरण है, तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ठीक है। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को क्या कहते हैं, तो कला। कोई जानकारी हमें आ गई, मिल गई है, लेकिन उसको हम यूज में कैसे लाएं, यही तो कला है। भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो लाइसेंस की आवश्यकता एवं नियंत्रण को आसान करना। यानी कि उदारीकरण का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे जो पहले व्यवसाय थे या फिर उत्पाद थे, उन पे क्या लाइसेंस लगा हुआ था, तो अब उन कुछ चीज़ों को, जिसमें जैसे कि गन हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हानिकारक हो सकती हैं, उनमें लाइसेंस, उनको छोड़ के बाकी सभी वस्तुओं से लाइसेंस हटा दिया गया है। व्यापार का अंग है, तो उद्योग भी है, वाणिज्य। व्यापार के अंतर्गत दोनों आते हैं, उद्योग भी आते हैं और वाणिज्य भी आते हैं। कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो झंझट व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। बाकी अनिश्चितता हमने पढ़ लिए हैं, संबंधिता वाई जाती है, कर्मचारी, ठीक है। बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, तो क्षति को पूर्ति करना। कौन सी आर्थिक क्रिया है, ऐसी कौन सी आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के किसी उपक्रम को पूर्ण या अर्ध निजी स्वामित्व में लाया जाता है, तो यह आर्थिक क्रिया है निजीकरण, ठीक है। व्यवसायी तथा उद्योग पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं, तो उदारीकरण। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, तो उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब निर्यात आयात करेंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी, और प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में भी वृद्धि हुई, तो इनमें से सभी आंसर होगा। व्यावसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो अवसरों की पहचान होती है। व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी। निम्नलिखित में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है, तो जैसा कि मैंने बताया, पारिवारिक रचना। समाज जहाँ पे आए वहाँ तुम ऐसे देखा करो कि इंसान, मानव वहाँ पे है कि नहीं है। परिवार में कौन रहता है, कुत्ते बिल्ली रहते नहीं है, हाँ रहते हैं कुत्ते बिल्ली, इक्का दुक्का, जो मतलब जो पेट जो रहते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं रहते हैं ना। वातावरण में बाहरी घटकों को सम्मिलित किया। बाहरी घटक में कौन कौन से सम्मिलित हैं, अच्छा ये कथन दिया गया, एक मिनट। वातावरण में बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यावसायिक फर्म के लिए नियंत्रण, अवसर एवं धमकियां उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका इंपॉर्टेंट है, तो यह कथन है विलियम ग्लुइग एवं जोस का, ठीक है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। व्यावसायिक वातावरण से आशय है सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित व्यावसायिक वातावरण की विशेषता है, तो जटिलता है, पारस्परिक निर्भरता है, गत्यात्मक प्रकृति है।
व्यावसायिक वातावरण के अंग हैं 2। व्यावसायिक वातावरण के कितने अंग हैं? 2 हैं। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो 3। आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार हैं। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त सभी, पूंजीवादी, मिश्रित, साम्यवादी, यानी उपयुक्त सभी आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, छोटा से उसको भी निपटा लेते हैं 1 घंटे के अंदर। अब हम लोग आ गए हैं नियोजन यानी प्लानिंग पे। तो प्रबंध का जो मूलभूत आधारभूत कार्य है वो क्या होता है? नियोजन है। अगर हम कोई भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को अच्छे से करना चाहते हैं, अपना एम कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो पहले ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आ गया है कि नियोजन प्रबंधन का आधारभूत कार्य है। प्रबंधन का आधारभूत कार्य या फिर बेसिक वर्क क्या है? तो नियोजन है। ठीक है, अब देखो देखो, निर्णय लेना प्रत्येक प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। 1 मिनट यहाँ पढ़ती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जब प्रबंधक अनेक विकल्पों का चयन करता है तो इस चयन को क्या कहते हैं? निर्णय। निर्णय लेना किसे कहते हैं? तो जब अनेक विकल्पों में से किसी एक को, आपके पास रखा है डेयरी मिल्क, आपके पास रखा है 5 स्टार, आपके पास रखा है मंच जो पुराने ज़माने में खाते थे हम लोग। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी, मान लो मैं डेयरी मिल्क ली, तो इन तीनों में से एक को मैंने किसी को चूज करा, तो ये जो मेरा जो ये चूज करना हुआ या फिर इसको लेना, मेरा जो एक मतलब जो थिंकिंग हुई वही क्या हो गया? निर्णय हो गया, है ना। तो कई विकल्पों में से किसी एक को चुनना ही क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णय कहलाती है। 1 मिनट। तथा इस अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्णयन कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन निर्णयन के माध्यम से ही किया जाता है। सभी प्रबंधकीय कार्य, इंपॉर्टेंट है, रट लो, सभी प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन किसके माध्यम से किया जाएगा? निर्णयन के। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे कार्य आगे नहीं बढ़ेंगे। नियोजन का अर्थ क्या है? तो यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें क्या है? 1 मिनट। यह प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करने तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। क्या, कब, कैसे और किसके द्वारा, यही 4 क्वेश्चन का जब आंसर मिल जाता है वही होता है नियोजन। और इसी क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए नियोजन करते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ठीक है, देखो वही इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? नियोजन। नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है? तो नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। नियोजन एक कैसी प्रक्रिया? चयनात्मक। क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे और हमारे पास कंप्यूटर की 4 बुक हैं, उनमें से हमें किसी एक ही बुक को पढ़ना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ही तो हम प्लानिंग करेंगे। तो हमने किसी एक बुक को, मान लो परीक्षा मंथन को ही हमने चूज किया, तो हमने जो चयन किया उस बुक का, तब हमने प्लानिंग की कि ठीक है आप कंप्यूटर की बुक को पढ़ोगे। तो इस तरीके से जो नियोजन होता है, प्लानिंग होता है, वह एक चयनात्मक प्रक्रिया, चयन के द्वारा, निर्णय के द्वारा ही आगे प्रक्रिया होती है। ठीक है, नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है, याद रखना। नियोजन की परिभाषाएं दी हैं कुंज एवं ओडोनोल ने कि नियोजन एक बौद्धिक रूप से मांग की प्रक्रिया है। ठीक है, बौद्धिक रूप से मांग की प्रक्रिया है। इसमें क्रिया के पाठ्यक्रम के प्रति सचेत ऋण संक्रमण, मतलब मेन ये याद रखो कि नियोजन एक बौद्धिक रूप से मांग की प्रक्रिया है, बस इतना ही याद रखो कि किसने दिया? कुंज ओडोनोल ने। हेमन ने क्या कहा कि क्या किया जाना है? इसका पूर्व निर्धारण, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो डेफिनेशन छोटी रहती है ना वो इंपॉर्टेंट रहती है। हेनरी फ्योल की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं, और और जैसे ये टेलर की डेफिनेशंस हो गई। तो कुछ ऐसे प्रबंध शास्त्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा कोई छोटा सा डेफिनेशन मिल गया वो एक बार देख लिया करो। क्या किया जाना है और इसका पूर्व निर्धारण ही क्या है? नियोजन। किसने कहा? हेमन ने कहा। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक किसने कहा? जॉर्ज और टेरी ने। एलन ने क्या कहा कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एलन ने क्या कहा कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। अब नियोजन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर होता है ना, कि नियोजन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उद्देश्य प्राप्त कर सकें। तो देखो, प्रबंधन का आरंभ नियोजन से होता है और नियोजन का आरंभ उद्देश्य निर्धारण से होता है, एवं उद्देश्य के अभाव में संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखो, जब हम कोई प्रबंधन करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, उसका आरंभ नियोजन से होता है, और नियोजन यानी प्लानिंग का आरंभ किससे होता है? उद्देश्य से, है ना। और नियोजन एक कैसी प्रक्रिया? चयनात्मक प्रक्रिया है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन सार तत्व पूर्वानुमान होता है।
ये इंपॉर्टेंट है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर नियोजन पाया जाता है। प्रबंध के कितने स्तर पर पूछा जाएगा कि प्रबंध के कितने स्तर पर नियोजन पाया जाता है, 1, 2, 3 या फिर सभी स्तरों पे, तो प्रबंध के सभी स्तरों पर नियोजन पाया जाता है। ठीक है। नियोजन एक सतत एवं लोचपूर्ण प्रक्रिया है। लोचपूर्ण यानी कि चेंजेज हो सकते हैं अगर परिस्थितियां कभी बदली। अभी हमारी 15 दिन की स्ट्रेटजी है, 15 मार्च से स्टार्ट होना है पेपर। अगर बाई चांस, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर डेट बढ़ी 15 अप्रैल, 1 महीने के लिए बढ़ गई, तब हमारी प्लानिंग कुछ और हो जाएगी। तो वही बोला है कि नियोजन एक सतत एवं लोचपूर्ण, यानी कि लोचपूर्ण जिसमें चेंजेस हो सकें, तो लोचपूर्ण प्रक्रिया होती है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नियोजन सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल होता है, हर जगह यह मतलब काम कर सकता है। नियोजन के महत्व एवं सीमाएं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता, ये इसकी एक सीमा है। यानी कि जैसे वातावरण या फिर कोई भी चीज़ें हमेशा परिवर्तित होती रहती है, तो उसमें इतना प्रभावी नहीं रहता है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। जैसे हम कोई प्लानिंग कर लिए लेकिन उसके हिसाब से ही चलते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि कुछ अलग किया जाए, जो प्लानिंग करते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, तो रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन में भारी लागत आती है ना। और नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं। अब ये नहीं है कि हमने प्लानिंग तो कर ली, स्ट्रेटेजी तो बना ली पटवारी की, तो उससे सफलता मिल ही जाए। जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम उसको रेगुलर अच्छे से अपनाएंगे नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। नियोजन की प्रक्रिया पूछे जाएंगे कि नियोजन की प्रक्रिया में चरणों को, जो जितने चरण हैं उनको आप मतलब क्रम से लगाइए। नियोजन छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, उसे विधिवत संचालित करने हेतु कुछ आवश्यक कदम बढ़ाए जाते हैं। तो नियोजन की जो प्रक्रिया होती है, इनमें क्या क्या, देखो, किसी भी संगठन के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। ये चरण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण। हमने पढ़ा कि जो नियोजन है उसके लिए सबसे पहले हमें उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या आखिर उद्देश्य हैं। पटवारी की अगर हमें प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें ये टारगेट करना पड़ेगा कि हमें 160 लाने हैं कि 120 लाने हैं कि 180 लाने हैं, तो उस हिसाब से ही प्लानिंग करोगे, है ना। तो उद्देश्य का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है। फिर परिकल्पनाओं का विकास किया जाता है। यानी कि भविष्य हमारा जो है अनिश्चित होता है, लेकिन हम फिर भी इतना मतलब सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे, यानी फ्यूचर में। ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, फिर परिकल्पनाओं का विकास करेंगे। उसके बाद वैकल्पिक विधियों, यानी कि बहुत सारे जो विकल्प होंगे उनमें से किसी वैकल्पिक विधियों की पहचान करेंगे। और फिर विकल्पों का मूल्यांकन कि कौन सा विकल्प हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा नहीं। और फिर विकल्पों का लास्ट में क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। उस चुनाव को करने के बाद क्या करेंगे, योजना को लागू करेंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। अनुवर्तन करना क्या होता है, यह देखना कि योजनाएं लागू की गई या नहीं, योजना के अनुसार कार्य चल रहा है कि नहीं, यानी कि उसका निरीक्षण करेंगे सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। ठीक है। ये 7 चरण होंगे। अब नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो संगठन के कार्य में कुशलतम वृद्धि के लिए ही नियोजन को अपनाया जाता है। ठीक है। नियोजन के उद्देश्य मतलब सब अच्छा ही होता है कि अच्छे से ज़्यादा कुशल हो। मितव्ययिता बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। अपव्यय के स्थान पर नियोजन किस पर बल देता है, मितव्ययिता पर बल देता है। पूर्वानुमान को नियोजन का सार तत्व, ये इंपॉर्टेंट है। नियोजन का सार तत्व किसे बोला जाता है, पूर्वानुमान को। नियोजन का सार तत्व किसे बोला जाता है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम नियोजन नहीं कर पाएंगे। नियोजन के प्रकार, दीर्घकालीन नियोजन यानी लंबी अवधि के लिए, ठीक है, जो होता है, जैसे कि पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था करना, कुशल कार्मिकों की व्यवस्था करना, ये सब दीर्घकालीन हो गए। फिर अल्पकालीन, कुछ चीज़ें अल्पकालीन के लिए होती हैं। फिर भौतिक नियोजन यानी कि उद्देश्य के भौतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं, तो जैसे भवन, उपकरण आदि। फिर क्रियात्मक नियोजन, यह नियोजन संगठन की क्रियाओं से संबंधित होता है। और स्तरीय नियोजन, यह नियोजन ऐसी सभी संगठनों में पाया जाता है जहां कुशल प्रबंधन है, तो प्रबंध को कई स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये नियोजन के प्रकार हो गए। अब देखो, जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के 4 प्रकार बताए हैं। नियोजन के सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत किसका सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत। यानी कि हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है।
अभी हमारे लिए प्रायोरिटी या फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। उसके अलावा घूमना, मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना या फिर शादियों में जाना अभी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो ये होता है कि नियोजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या है, प्राथमिकता का सिद्धांत। फिर लोच का सिद्धांत कि नियोजन हमेशा, जैसा कि मैंने बताया कि परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। कार्य कुशलता का सिद्धांत कि नियोजन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कम से कम लागत में, मतलब कम से कम पैसों में, कम से कम मानव श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो कार्य कुशलता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत, नियोजन में व्यापकता होनी चाहिए। समय का सिद्धांत कि समय विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि कितने समय में, निर्धारित समय में ही इस कार्य को किया जाना चाहिए। विकल्पों का सिद्धांत, नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का ही चयन किया जाता है। सहयोग का सिद्धांत यानी कि आपस में जो कर्मचारी और प्रबंधक होते हैं उनके आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना होनी चाहिए। नीति का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस एवं परिभाषित नीतियां बनाई जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि नियोजन में, प्लानिंग में लगातार निरंतरता होनी चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका समय समय पर मूल्यांकन करो कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक है संप्रेषण का सिद्धांत यानी प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से। संप्रेषण क्या होता है कि हम कुछ बोल के लोगों को अपने, मतलब कि कुछ ऐसा अच्छे, जैसे मोदी जी की जो संप्रेषण कला है बहुत अच्छी है। मोदी जी ऐसे बोलते हैं कि वो लोगों को मतलब मोह लेते हैं। उनकी जो बोलने की कला है बहुत अच्छी है। तो जो बोलने की कला होती है एक तरीके से लोगों को अपने बस में कर लेना या फिर लोगों को अपनी तरफ, अपने पक्ष में कर लेना, संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण का सिद्धांत जो है वो नियोजन में, प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नियोजन के अंग, उद्देश्य है पहला। नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, ठीक है। फिर व्यूह रचना, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, व्यूह रचना। तो व्यूह रचना एक व्यावसायिक संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जैसे कि सबसे पहले तो हम उद्देश्यों को निर्धारित कर लिए, फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस तरीके से किस इंसान के द्वारा करवाना है। फिर तीसरा हो गया नीति। तो हमें उसके बाद मतलब मार्गदर्शन करने के लिए कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए। फिर प्रक्रिया यानी प्रोसेस होगा कि कौन कौन से कार्य करने हैं, उनकी जो कार्य किए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। फिर विधि, कुछ नियम भी बनाए जाते हैं, तरीके एवं व्यवहार, है ना। फिर उसके बाद क्या है, नियम। देखो ये नियम भी बनाए जाते हैं यहाँ पे, हाँ। फिर उसके बाद कार्यक्रम, ये एक परियोजना के विषय में, मतलब मैं इसलिए नहीं बता रही कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं बताती जा रही हूँ। ये 2 चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट भी वो किया जाता है। और देखो बजट इच्छित परिणामों के गुणात्मक विवरण होते हैं। बजट कैसे होते हैं, इच्छित, जितना हम इच्छा रखेंगे उतना ही, मतलब सरकार, जैसे भारत सरकार जो बजट पेश करती है, वित्त मंत्री जो करती हैं, निर्मला सीतारमण जैसे, तो जो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, जितनी उनकी इच्छा होती है कि हम भैया 50 करोड़ 50 लाख करोड़ का ही बजट इस बार पेश करेंगे, जितनी इच्छा होती है उतने ही वो पेश करते हैं। तो वही बोला गया कि बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट का संबंध नियोजन एवं नियंत्रण दोनों से। बजट का संबंध किससे होता है, नियोजन से कि नियंत्रण से, कि दोनों किससे, कि इनमें से कोई नहीं। तो बजट का संबंध नियोजन से भी होता है एवं नियंत्रण से भी होता है। नियोजन के लाभ, तो अधिकतम व प्रभावशाली ढंग से सदुपयोग किया जा सकता है मानव संसाधन का और लागत का, पूंजी का। व्यवसायों को दिशा बोध यानी कि नियोजन कदम कदम पर व्यवसाय का मार्गदर्शन करता है। भावी कठिनाइयों को, खतरों के प्रति सजग करता है। फिर मितव्ययिता, जैसा कि बताया कि कम से कम लागत, तो मितव्ययिता ज़्यादा होती है, ठीक है। अनिश्चितताओं की कमी होती है। मैकफरलैंड के अनुसार नियोजन के माध्यम से नए उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। संयंत्र क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। कार्य विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पाद की किस्म में सुधार किया जा सकता है। मतलब ये एक तरीके से इनका कथन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस पे MCQ पे। ये बताया है ना, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इतना जोर नहीं दे रही हूँ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, हाईलाइट किया वो जरूर पढ़ लेना। नियोजन क्या होता है, तो नियोजन भविष्य के लिए होता है, आगे के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए पिंजरा, किसने बताया, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, एलिन ने। बजट का अर्थ क्या है, तो आशान्वित परिणाम में का अंकों में वितरण, यानी कि हम लोग आशा करते हैं कि इतना इतना बजट, या फिर इच्छा रखते हैं, तो वही होता है बजट। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ भी है, अंत भी है,
ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रारंभ, अंत भी होता है। नियोजन है तो नियोजन लक्ष्य अभिमुखी यानी लक्ष्य की ओर जाने वाला, उद्देश्य अभिमुखी या मानसिक प्रक्रिया, तो नियोजन ये सभी है। एक अच्छी योजना कैसी होती है? लोचपूर्ण, यानी जब उसमें चाहो परिवर्तन कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, यानी कि उसकी कमी नहीं है? तो नियंत्रण का आधार, उसकी कमी नहीं है, बाकी ये सभी उनकी कमियां हैं। मैंने पढ़ा है अभी, तो पढ़ लेना। नियोजक प्रबंधक का कार्य क्या है? तो प्राथमिक, नियोजन प्रबंधक का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन किस पर आधारित होता है? भविष्य पर आधारित होता है। एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, तो प्रक्रिया। कार्य को पूरा कौन से करेगी? जब तक हम कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। तो प्रक्रिया एक ऐसी विधि जो कार्य को पूरा करती है। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है, तो प्रबंध। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, क्या है? तो प्रबंध। नियोजन में क्या शामिल होता है? तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सभी शामिल होते हैं। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं, हमने अभी पढ़ा था। नियोजन में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होते हैं? तो पूर्वानुमान, मितव्ययता, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए पिंजरा है, तो किसने बोला था? एलन ने बोला था। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, क्या होता है? अनुसरण करना, ठीक है, अंतिम चरण होता है। भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। उद्देश्य कैसे होने चाहिए? उद्देश्य आदर्श व्यवहारिक होने चाहिए, है ना। व्यवहारिक ये नहीं कि हमने उद्देश्य बना लिया पटवारी में 200 में 200 लाना है, ये उद्देश्य मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, मतलब कि हमने व्यवहारिक रूप से नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर निम्न का योजना से संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं? अभिप्रेरणा का। मेरी संपत्ति, एक मिनट, मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मेरा संगठन छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर लूँगी। ये किसने कहा? तो हेनरी फोर्ड। इंपॉर्टेंट है कि मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए सिर्फ मेरा संगठन छोड़ दो, मैं उसके बाद भी अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा, हेनरी फोर्ड ने बोला। यानी संगठन का इतना बड़ा महत्व है। एक ऐसी विधि जो कार्य को पूरा करती है, तो प्रक्रिया होगा इसका आंसर, ठीक है। नियोजन क्या है? तो नियोजन उद्देश्य निर्धारित करती है, प्रक्रिया है। नियोजन कैसी प्रक्रिया? उद्देश्य निर्धारित। फिर नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। बजट भविष्य के लिए खर्च का पूर्वानुमान है कि हम इतने खर्च उसमें करेंगे। तो इस तरीके से 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और कल जो चैप्टर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों को अगर ज़रूरत लगी तो कमेंट करेंगे, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।